हाय स्टूडेंट्स। तो पिछले 2 दिन से जो भी पेपर आ रहे हैं उसके हिसाब से उस ट्रेंड को देखते हुए मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिस हिसाब का भी ट्रेंड चला है और जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा नया चीज आ सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन 2 दिनों में जो देखने को मिला है वो है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। चाहे थ्री डी में से आया हो, वेक्टर में से आया हो या फिर कोऑर्डिनेट में हो, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। लिमिट्स में अगेन सीरीज एक्सपेंशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लिमिट्स में जो है सीरीज एक्सपेंशन के सवाल आ रहे हैं। लिमिट्स में कहीं ना कहीं आपके यू नो फैक्टराइजेशन से भी हो जा रहा है। वैसे लिमिट्स तो आप डील कर लो, जो मुझे पता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी आ रही है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में से सवाल आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो आ रहा है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल आ रहा है। जो बच्चे सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे कि हट गया, उससे बराबर सवाल आ रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो ये सब कुछ चीजें छोटी मोटी जो है मैं चाह रहा हूँ आप लोग के साथ एक बार डिस्कस कर लूँ, आपको एक बार रिवाइज करा दूं, है ना। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, जितने केसेस बन सकते हैं, है ना, हम वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, है ना। स्टार्ट कर देते हैं डिस्कसिंग ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के साथ, है ना। फास्ट फास्ट रिवीजन होगा। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एच सेंटर, एच सेंटर बोल रहा हूँ, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले तो ये 4 इंपॉर्टेंट है ना। ये वो 4 है जिनसे क्वेश्चन बराबर आ रहा है। ठीक है, सर्कम सेंटर भी आ चुका है, सेंट्रॉइड भी आ चुका है, इन सेंटर भी इन सेंटर बस शायद नहीं आया अब तक। ऑर्थो सेंट्रॉइड सर्कम आ चुका है। ठीक है, सेंट्रॉइड के बारे में आपको पता होगा। अच्छा, मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बता दूंगा ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। ठीक है, ऑफ मीडियंस, ये पता होगा। ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये एल्टीट्यूड्स, और सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो तुरंत से ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी मान लो। ठीक है, इस पे आएगा तुम्हारा, लेट्स से सबसे पहले सेंट्रॉइड आया। ठीक है, तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। फिर मैंने तुम्हें बता रखा है कि सेंट्रॉइड जो है ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सारे इक्वल एरिया से होते हैं ना, ऑल ऑफ देम हैव द सेम एरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑल द सेंट्रॉइड, ऑल द मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन इक्वल एरिया। सो सेंट्रॉइड, है ना, और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, AG:GD बराबर 2:1। भाई ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में रखना एकदम, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आया और तुम बोल बता नहीं पाए, है ना। तो अगर मैंने तुम्हें ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया और मैंने तुमसे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछ लिया, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बी और सी का मिड पॉइंट निकालना है। लेट अस से मिड पॉइंट आ गया x1 y1, और लेट अस से ये है x0 y0, और अब यहाँ से तुम सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे, तो g बेसिकली तुम्हारे पास आएगा 2x1 प्लस x0/3। ठीक है, अच्छा, तीनों वर्टेक्स दे दी तो खैर बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला डायरेक्ट ही आ जाएगा तुम्हारे पास। लेकिन कुछ और टाइप की सिचुएशन है तो फिर देख लेना, है ना। मेरा कहने का ये मतलब है, तुम ये याद रखना AG:GD 2:1। हो सकता है तुम्हें मीडियन की इक्वेशन देके पूछ ले, है ना, कुछ भी ये करा सकता है। मान लो इस साइड की इक्वेशन दे दी, इसकी ये पॉइंट दे दी और ये मीडियन की इक्वेशन दे दी, फिर सेंट्रॉइड पूछ लेना। इस टाइप का कुछ भी पूछे तो यू शुड बी एबल टू डील विद दैट। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रॉइड का पॉइंट। सेकेंड आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन आएगी, कोई भी 3 परपेंडिकुलर्स का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा
वो तुम्हारा बन जाता है एल्टीट्यूड। तो दिस इज द एल्टीट्यूड्स, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स आर नोन एज एल्टीट्यूड्स। तो ऑर्थो सेंटर हो गया हमारे पास, सरकम सेंटर हो गया, नहीं सरकम सेंटर अभी नहीं हुआ। और ध्यान रखना जब भी ऑर्थो सेंटर, ये चीज ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। ये दो परपेंडिकुलर साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा ऑर्थो सेंटर होता है। इस बार कोऑर्डिनेट बहुत डोमिनेट कर रहे हैं तो ध्यान रखना, इस बार कोऑर्डिनेट के बहुत सवाल आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मेंस आप वापस ट्रेडिशनल वे में शिफ्ट हो रहे हैं, ओलंपियाड वाला वेटेज कम हो गया एंड इट इज मोर टुवर्ड्स इंक्लाइन इन द जेई साइड अगेन, ठीक है। जैसे जेई का ट्रेडिशनल पेपर होता है, वो नंबर थ्योरी के टिपिकल सवाल अभी तो देखने को मिले नहीं, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो दे इंटरसेक्ट एट इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इससे बाद आता है सरकम सेंटर और इन सेंटर, इनको लास्ट में बनाते हैं क्योंकि ये सर्कल्स से भी डील होती है ना। तो इन सेंटर में मैं तुम्हें बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। जो इन सेंटर में ना अपने साथ साथ तो एक टॉपिक और लेके चलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ये बड़ी स्पेशल लाइन होती है। इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, सरकम सेंटर, इनसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। ये हो गया लेट्स से ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी और इस पे लेट्स से मैंने इन सेंटर ले लिया आई, ठीक है। तो यहां से जब मैं, तो इन सेंटर इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे जो है बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स हैं और ये सारे जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स है। लेट से यहां से जो है हमें सर्कल भी पास हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि जो रेडियस है ना, ये परपेंडिकुलर होता है साइड्स पर, ठीक है। तो ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द साइड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए लेट अस से मेरे पास ये वाला वर्टेक्स है बी और इसको लेट से मैंने यहाँ पे लेट से ये बन गया ए डैश, बी बी डैश, सी डैश। तो लेट अस से मैंने बी को सी डैश में रिफ्लेक्ट करा ना, बी जो मैंने सी डैश में रिफ्लेक्ट करा तो वो AC पे लाई करेगा। तो बी को जैसे ही मैंने सी डैश में रिफ्लेक्ट करा तब वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ए जो रिफ्लेक्ट करूंगा यहाँ पर सर्कल पे आएगा और सी को रिफ्लेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर मैंने रिफ्लेक्ट करा ना, अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर, एक मिनट में ना एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ सही है ना। तो जैसे ही मैं एक एंगल बाइसेक्टर के अबाउट एक वर्टेक्स रिफ्लेक्ट करूँ ना तो इट लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड। तो जैसे मैंने बी को सी डैश में रिफ्लेक्ट किया तो बी विल लाई ऑन AC, है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्शन क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि तुम्हें मान लो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे दी, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे दी और इस वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स ही दे दी। मान लो ये वाला एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन तुम्हें गिवन है और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स गिवन है और तुमसे AC पूछ लिया, तो इसमें ये लगाना कि इस वर्टेक्स से तुमने रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंचाया तो ये इधर लाई करेगा और इन दोनों से लाइन बन जाएगी, ठीक है। दिस इज द टेक्निक। तो एंगल बाइसेक्टर वाला ये कंसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया इन सेंटर वाली चीज। इसमें सेकंड आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे सवाल आ ही गया। मुझे ऐसा लग रहा था ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कराया हुआ है अपना, लेकिन भैया हर चीज वापस से प्रॉपर्ली करवा दी जाए। बहुत अच्छा हुआ कि आज एक ब्रेक आ गया तुम लोग के लिए।
तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे होता है? लेट अस से ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और यहां से एडी लेट से एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो मेरे पास बेसिकली ए बी बाई ए सी आना चाहिए बी डी बाई सी डी। अच्छा, ये वो चीजें जो वापस एडवांस वर्कशॉप में फिर रिपीट भी होंगी, है ना। जब भी मैं एडवांस ऑफ वर्कशॉप लूंगा वो बहुत जल्द लूंगा, मैं लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करूंगा। एडवांस की वर्कशॉप आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, स्टार्ट होगी बहुत जल्दी होगी, है ना, तो बहुत अच्छे स्केल पे स्टार्ट होगी। तो वहां भी ये सारी चीजें सेम टू सेम ही रिपीट हो रही है ना। थोड़ा सा कुछ और भी हो सकता है, एसओटी वाली चीजें हम लोग वहां और पढ़ ले, एक्सप्लोर कर ले, क्योंकि एडवांस ने एसओटी हटाया है तो बहाना इसी बहाने से देगा वो भी। ठीक है, आपने क्यों नहीं पढ़ा? आप पढ़ते तो वही सेंटर, ये भी पढ़ लेते हैं ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्री होती है, मेंस नहीं करेगा, एडवांस चल सकता है। अब इसमें है ना एक चीज और होती है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो वो भी जरा सा देख के रख लो। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पूछ ली जाती है। लेट अस से इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ना, इस टाइप से कुछ। ये तो लेट से मैंने इसको एक्सटेंड करा, ठीक है, और इस एंगल का मुझे बाइसेक्ट करवाना है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक एक्सटर्नल फॉर्मूला बनता है, वो बनता है बी डी बाई ए डी बराबर बी सी बाई ए सी। तो ये भी बनता है ना एक्सटर्नल वाला। तो इस बार मैं कंफर्म कर लूं, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। एक बार देख लेते हैं, गलत तो नहीं है अपन नहीं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ऐसा फिगर मैं भूल जाता हूँ यार। यार इनकी तो साइट ही नहीं खुलनी चाहिए। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का डायग्राम ऐसा कुछ बनना चाहिए। लेट अस से ये बना, ओके, ठीक है, तो बी डी बाय, हाँ ठीक है, सही है ना। तो लेट अस से अगर ए का मैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोल रहा हूँ, ओके, तो वो लेट से यहाँ पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट से ऐसे बाइसेक्टर आएगा, वो गलत बना था, फिगर गलत बना था, तो ये फिगर आएगा, तो बी डी बाई सी डी बराबर वापस से वही आएगा तुम्हारा ए बी बाय ए सी, बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाय ए सी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी होता है ना। इंटरनल तो जरूर से ध्यान रखना, एक्सटीरियर रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इन सेंटर में आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। और क्या, एक तो ये याद रखना कि ये वाला एंगल 90 माइनस ए बाय 2 होता है ना, दिस एंगल इज गिवन बाय 90 माइनस ए बाय 2। हालांकि इस पर वैसे सवाल मुझे सच एक्सप्लिसिटली याद नहीं है, मैंने अपने टाइम पे करे थे 9th 10th में जब था, तो वो ये प्रॉपर्टी लग जाती थी बहुत ज्यादा, ठीक है। चौथा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर की प्रॉपर्टीज पे तो सवाल बनते ही रहते हैं। सरकम सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दर्शाया गया था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट अस से ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और यहां से लेट अस से मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, इस टाइप से कुछ। और तो ये अगर सर्कम सेंटर है तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डिनोटेड बाय एच, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये एच जो है दैट इज डिनोटेड द
सरकम सेंटर, सरकम सेंटर की क्या क्या होती है, तो कि ये सारे वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है, सारे वर्टाइसेस से जो है इट इज इक्वी डिस्टेंट, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल पे सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल पे सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, है ना, ये प्रूफ करने में भी कुछ नहीं रह रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये वाली, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे इसमें आ चुका है, सरकम सेंटर का भी सवाल आ चुका है ना, सरकम सेंटर का सवाल ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोले थे ना, तो 3 पॉइंट अगर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बना रहे तो चौथा पॉइंट निकालना इजी हो जाता है, ठीक है। और राइट, सरकम सेंटर की ये बातें हो गई, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज से मिड पॉइंट पे आता है। हाँ, इन रेडियस और सरकम रेडियस से फॉर्मूला याद रखना, ये होता है एरिया बाय सेमी पेरीमीटर, और ये होता है सरकम रेडियस इज गिवन बाय एबीसी बाय 4 डेल्टा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है सरकम सेंटर और ये सब में, नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी फिर आती है कि लेटर से ये ऑर्थो सेंटर है, यहाँ सरकम सेंटर है और यहाँ सेंट्रॉइड है, तो ध्यान रखना OG is to GH बराबर 2:1। अगेन ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या आता है, इक्विलैटरल में O बराबर G बराबर H, O बराबर G बराबर H हो जाता है, एंड दैट्स इट। आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस का भी एक केस ध्यान रखना, आइसोसेलेस में ये होता है, अच्छा O इक्वल टू G इक्वल टू H इक्वल टू Y, आइसोसेलेस में क्या होता है, मान लो ये दो इक्वल साइड्स है, ठीक है, मान लो ये दो इक्वल साइड्स है ए बी सी, विद ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो लाइन होगी ना, मान लो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो जो ए से निकलने वाली लाइन होगी, इसी लाइन पे इसी लाइन पर जो है तुम्हारा सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर आएंगे, सेंट्रॉइड ऑर्थो सरकम, सेंट्रॉइड ऑर्थो और सरकम तो क्या हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, और इन सेंटर भी जो है कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर तो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं, है ना, ये तो हमेशा ही कोलिनियर होता है, ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है, तभी तो ये रेशियो आता है 2:1, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला याद रखना, mh2 प्लस nh1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, यही चीजें 3D में भी सेम तरीके से आ सकती है ना, पोजीशन वेक्टर देके, तो घबराना नहीं है उससे भी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे तो चर्चा हो गई, एक चर्चा लगा लेते हैं टैंजेंट्स और नॉर्मल्स पर, ठीक है, टैंजेंट्स और नॉर्मल्स पर, है ना, तो टैंजेंट नॉर्मल से ऐसा सच ही बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। सबसे पहले टैंजेंट समझते हैं, तो या तो ज्योमेट्रिकली चलते ना, तो अगर मैं सर्कल की बात करूंगा, सर्कल के केस में क्या होता है कि टैंजेंट अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से डालूं तो दैट इज बेसिकली एक टैंजेंट जो है दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, that is basically perpendicular to the radius of the circle. Let us say ये रेडियस है r, ये रेडियस है r, और दिस इज द टैंजेंट, ठीक है, ये दोनों की लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल, ठीक है। टैंजेंट की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है, लेट अस से h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है, और मैं इस पॉइंट से टैंजेंट दे रहा हूँ, लेट अस से p एक्सटर्नल पॉइंट है h कॉमा k, तो जो टैंजेंट की इक्वेशन आएगी दैट विल बी h टाइम्स h प्लस y टाइम्स k बराबर r स्क्वायर, ठीक है, h टाइम्स h प्लस y टाइम्स k बराबर r स्क्वायर जो है ये टैंजेंट की
इक्वेशन हो जाती है। और एक चीज और याद रखना, ये वाले फॉर्म में अभी पूछा था मीन्स ने, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आर स्क्वायर है, तो उस केस में जब तुम टेंजेंट निकालते हो तो कैसे आएगा, x माइनस ए इंटू एच माइनस ए। ठीक है, वेयर h, लेट अस से h पॉइंट्स अपन ने टेंजेंट डाली है। अरे h पॉइंट्स, ये एक मिनट, ये h कॉमा k पे टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, ये मान लो h कॉमा k पे टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, पॉइंट p h कॉमा k नहीं है, किसी पॉइंट h कॉमा k पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, है ना, ये गलती ना हो, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है ना, मेंस ने अभी अभी सवाल पूछे शिफ्ट 1 में इसी पर। तो डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड इक्वेशन याद रखना टेंजेंट नॉर्मल की, तो सब हो जाएगा। फिर नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो सर्कल के केस में तो बहुत ही आसान बात हो रही, नॉर्मल इज, यही रेडियस जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो सर्कल में जो नॉर्मल दैट पासेस थ्रू द सेंटर। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस का। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जो आप बोलते हो, दैट विल ऑलवेज लाई अलोंग द नॉर्मल। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज along the normal। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज along the normal। ठीक है, तो जैसे मेंस में एक सवाल आया था कि सर्कल का सेंटर दिया है पैराबोला, और इसका मुझे क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताना था, तो मैंने पैराबोला की वो नॉर्मल फाइंड की जो इस सेंटर के थ्रू पास करेगा। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट हियर। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल सर्कल के केस में तो इजी होता है। एक चीज और याद रखना, ये डायरेक्टर सर्कल वाली बात ये बच्चे भूलते हैं। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। लेट अस से ये दोनों मेरे रेडियस है, ठीक है, और यहां से मैंने दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाल दी। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है ना, ये लोकस अगर ये 90 डिग्री है, तो अगर सर्कल की इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आती है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपके इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है टेंजेंट नॉर्मल में। ठीक है, इसके बाद पैराबोला में आ जाओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। देखा, मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा सबके टेंजेंट नॉर्मल तुम इतना याद ना हो, तो dy बाई dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और माइनस dx बाई dy होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। सबके लिए याद रखना मुश्किल होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जो टेंजेंट होता है दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस ay, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। और नॉर्मल की इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जब मान लो मैं 80 स्क्वायर का मैं 280 की बात करता हूँ ना, तो m की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली t होती है, और यहाँ पे m की वैल्यू बेसिकली -1/t होती है, जब मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात होती है। ठीक है, इसके बाद एलिप्स में टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो, तो वो तो सर्कल जैसे ही हो जाता है, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें लेटेस्ट से मुझे x1 का y1 पे टेंजेंट चाहिए, तो वो होती है एच x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और लेटेस्ट से मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डाल दिए, तो ये बन जाएगा AH cos थीटा प्लस BY sin थीटा बराबर 1। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी होगी। अरे अच्छी प्रॉपर्टी क्यों दी, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छी प्रॉपर्टी बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी याद रखना। लेटर से ये मेरा एलिप्स है, दो प्रॉपर्टी बताऊंगा जो काम की लगती है मुझे, है ना, अभी मेन से एडवांस में तो सभी काम का हो जाता है। एडवांस में तो करोड़ करोड़ के प्रॉपर्टीज पूछी जाती है टेंजेंट और नॉर्मल की, बहुत ज्यादा पूछते, बहुत ज्यादा। ठीक है, हद मचा देता है टेंजेंट और नॉर्मल में। इसमें याद रखना, जब एलिप्स की बात होती है ना, और ये दो फोसाई हो जाए, लेटर से F1 और F2 जो है ये मेरे एलिप्स से फोसाई है,
तो अगर मैंने यहां से टेंजेंट डाली, ठीक है, एलिप्स पर, तो जब लेट अस से दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1 एंड लेट अस से दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2, है ना, ऑन द टेंजेंट। लेट अस से ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, और मैंने इसमें बेस क्वेश्चन अपने रिवीजन प्लेलिस्ट में करा रखे हैं। तो L1 इंटू L2 बराबर बी स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी अच्छी होती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, मजा आ जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या अच्छी होती है कि जो एक एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट और नॉर्मल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, लेट अस से यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे नॉर्मल है। एक मिनट, लेट मी रिमेम्बर दैट प्रॉपर्टी। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जो टेंजेंट और नॉर्मल का एंगल बाइसेक्टर होता है वो बेसिकली फोकल डॉट होती है, ऐसा कुछ था। लेट मी कंफर्म दैट, है ना, कहाँ से पढ़ा था। हाँ, tangent and normal bisects the external and internal angle between the focal distance of me। हाँ, focal chord, हाँ वही हो गया ना, focal chord बेसिकली। लेटर से ये कोई पॉइंट है P, कहने का मतलब क्या है, और ये मान लो S1 है और ये S2 है, तो ये फोकल chord होगी S1P, है ना। और ये मान लो मेरा नॉर्मल है, और लेटर से टेंजेंट आएगी, एक नॉर्मल आएगी, ठीक है। लेटर से ये वाला टेंजेंट हो गया और यहाँ से नॉर्मल हो गया। तो ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है ना, ये बेसिकली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि टेंजेंट एंड नॉर्मल और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके से एंगल बाइसेक्ट होता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है बेसिकली, ठीक है, बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली क्या है, एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ पी, बाइसेक्टर ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ पी, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम देखूंगा तो ऐसा बनेगा कुछ, है ना। एक लेटर से ये वाला एंगल और लेटर से ये वाला, दो एंगल बना रहे, तो टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो बेसिकली ये एंगल के बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिस्पेक्टिवली। टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो एक्सटर्नल करेगा और नॉर्मल जो है वो इंटरनल करेगा, ठीक है। टेंजेंट जो है एक्सटर्नल और नॉर्मल जो है इंटरनल। और इसलिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स भी होती है कि एनी लाइट ऑन एन एलिप्स विल रिफ्लेक्टेड विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द एलिप्स। जब हाइपरबोला की बात होती है तो उससे आप फॉर्मूला इसी तरह से याद कर लेना, बस माइनस साइन आता जाएगा। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल की इक्वेशन जैसे आती है मेरे भाई, नॉर्मल की इक्वेशन आती है एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाय, अरे मतलब स्लोप रिवर्स हो जाएगी। नॉर्मल की इक्वेशन आती है, नॉर्मल की इक्वेशन याद रखना, नॉर्मल की इक्वेशन इज गिवन बाय ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये एलिप्स होता है। नॉर्मल का जब तुम हाइपरबोला में करोगे सिर्फ तुम्हें माइनस और प्लस करते जाना है हर जगह, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये चीज यार जरा याद रखना, लेटर से मेरे पास एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c, इस टाइप से लेटर से मेरे को कुछ दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो जो मेरा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है ना, वो पैराबोला होता है। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एलिप्स, एलिप्स, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी हाइपरबोला। एच स्क्वायर लेस देन ए बी इज फॉर हाइपरबोला। तो ये हमारे तीन और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए ना, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह वगैरह वगैरह।
ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल में इतनी मास्टरी आई थिंक मेंस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है ना। इसी इसी टाइप के सवाल आ रहे हैं और इसलिए मैंने तो आपका भी काम बनता है भैया टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद सीक्वेंस सीरीज में अगर मेरे भूले भटके बच्चे बेचारे एजीपी नहीं पढ़ के गए हो तो एजीपी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो टेलीस्कोपिंग भी रिवाइज करवा दूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज में। बाकी तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुमने पढ़ा होगा। एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन कैसे करते हैं? लेट अस से एस बराबर है 1/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 5/2 क्यूब और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो जीपी में है, तुम्हें दिख रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो एपी में है। सच अ सीरीज इज कॉल्ड एज एजीपी। ठीक है, यहाँ पे मैं s को बाय 2 कर दूंगा तो s/2 बराबर क्या आ जाएगा? s/2 विल बी 1/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब। ऐसे 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 चलता जाएगा, फिर दोनों का अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन। तो s/2 बन जाएगा 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब। ठीक है, और ये इंफिनिटी तक ले रहे हैं ना, मैंने इंफिनिटी लिया अभी। तो s/2 बराबर 1/2 प्लस 2 टाइम्स 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये अब ये बन गई तुम्हारी जीपी जो तुम्हें सॉल्व करना आती है, बस ये ऐड कर देना हो जाएगा काम। एजीपी में अगर मान लो लिमिटेड टर्म्स हुए तो सर लिमिटेड टर्म हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस से एस बराबर है यही वाला ले लो 1/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 5/2 क्यूब और लेट अस से मैं जा रहा हूँ सिर्फ 13 तक। 13/2 की पावर कितनी आएगी? 7 आएगी। तो मैंने s/2 करा और एक एक टर्म शिफ्ट करा। 1/2 स्क्वायर आएगा इधर, 3/2 क्यूब आएगा इधर, इधर क्या आएगा 11/2 की पावर 7 और 13/2 की पावर 8 इस तरफ। बस इतना सा डिफरेंस बनेगा। ये एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो s/2 बराबर 1/2 माइनस 13/2 की पावर 8 प्लस यहाँ से तो वापस तुम्हारी जीपी बन जाएगी। 2 सब में से डिफरेंस आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है मेरे भाई? टेलीस्कोपिक सीरीज में दूरदर्शनीय बनना पड़ता है, एलिमिनेशन होता जाता है। जैसे मान लो मुझे निकालना है समेशन 1/n टाइम्स n प्लस 1। ठीक है, ये मुझे निकालना है तो ये बन जाता है समेशन 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, अब जैसे मैंने डालना शुरू किया और n मान लो मैं चला रहा हूँ 1 से लेके 100 तक, तो ये जैसे बन गया 1 माइनस 1/2, फिर 2 डाला 1/2 माइनस 1/3, ऐसे चलते जाएंगे। फिर 100 डालेंगे 1/100 माइनस 1/101। तुम्हारा अंदर सब कुछ सटता पिटता जाता है, सिर्फ n इक्वल टू 1 से ये वाली टर्म बचती है और n इक्वल टू 100 से जो है तुम्हारी ये लास्ट वाली टर्म बचती है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। बाकी तो आई होप तुम्हें सब आता हो जाएगा, एजीपी वगैरह तुम्हें क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आई थिंक हमें यहाँ पे जो फोकस मारना चाहिए दैट इज ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिली है दैट इज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, है ना। ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कुछ चीजें ध्यान में रखना। जैसे वो वाला इंटीग्रेशन था ना, अब मैं पता नहीं सुबह को क्यों झलक कर रहा था व्हेन आई नो दैट हाउ टू डू दिस। इस टाइप का कोई सवाल है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब जब भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में cos x या sin x आइसोलेटेड पड़ा है तो तुम्हें क्या करना है, इनका हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, हाफ एंगल में ले जाओ। और हाफ एंगल किस में? tan के tan tan के हाफ एंगल में इन्हें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, फिर वो और उसके बाद जो है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स तो sec स्क्वायर एक्स कर दो और फिर tan x और t कर दो। बस इतने से तुम्हारा ये वाला वैरायटी हो जाता है। ठीक है, tan x और t कर दो। ठीक है, लेकिन मान लो अगर dx अपॉन लेट अस से इस टाइप का कुछ है a टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस b टाइम्स sin स्क्वायर x, तो क्या करोगे? तो तुम डायरेक्ट cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना। ठीक है, cos स्क्वायर x से
डिवाइड कर देना। और क्या बन सकती है एक तुम्हारी बनती है लेटर से ऊपर, ऊपर भी समथिंग इन साइन एक्स cos x है, और नीचे भी समथिंग इन साइन एक्स cos x है, राइट। तो इसमें हमेशा बेटर होता है, इसमें न्यूमरेटर को लैम्डा 1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करके लिख देगा, ठीक है। ये वाली टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ये सब हवा में ना चले जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं बोल रहा मैं बाकी नहीं आ सकता, इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल में करना ही क्या, जैसे मान लो ये वाली चीज है, तो भाई इस तो तुमने फिर ये तो इजी वाला हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी है, तो इससे तुमने टी स्क्वायर ले लिया है ना। इस टाइप के थोड़े छोटे मोटे वेरिएशन बनेंगे, वो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम नोट से रिवाइज कर लो अपने, ठीक है। दैट थिंग शुड बी इन योर नोट्स, है ना। ये ऐसी कोई चीज और नहीं है तो मैं सीधे बताऊं, समीर बंसल की किताब सबके पास होगी सर की, समीर बंसल सर की किताब में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे पेज दिया है, वो पूरा पढ़ लो, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आराम से हो जाता है, इंटीग्रेशन के सवाल आ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है, कैलकुलस आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगा था कि नॉर्मल टेंजेंट एक बार रिवाइज करवा दूं, करवा दिया, ठीक है। पीएनसी वगैरह के तो अभी ज्यादा सवाल दिखे नहीं, है ना। अलजेब्रा से बहुत कम सवाल ही दिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल नॉर्मल सवाल आ रहे हैं तुम्हारे जो होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल नॉर्मल सवाल आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में मेरे साथ तुम्हें मैं एक चीज रिवाइज करने को जरूर बोलूंगा कि कार्ड्स तो रिवाइज कर लो। चलो कार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं ना, कार्ड्स। अरे लैंड चला गया क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे रिवाइज करा देता हूँ। बट कभी भी ना हो सकता है जब पेपर पूरा भी पलट सकता है ना, ऐसा मत सोचना कि जो अभी तक आया सिर्फ वही आया, क्योंकि बीच में एक दिन का जो ब्रेक आया ना, ये ब्रेक में मेन ये कर सकता है कि ब्रेक दिया ही इसलिए हो कि चेंज हो जाए पेपर पैटर्न, है ना। तो वो सबसे घबराना नहीं यार, ये सब चलता रहेगा, तुम्हें तो अपनी प्रिपरेशन फुल रखनी है, ठीक है। मैं 1 मिनट है ना वो खोल रहा हूँ, पैकेट ऑफ कार्ड्स, पैकेट ऑफ कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी। देखो कुछ चीजें तो मुझे भी याद है वैसे, मैं ये कार्ड्स वगैरह मैं अपने टाइम पे भी बड़ा भूलता था। 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 13 13 13 13 में रिवाइज होती है ना। देर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। देर आर 52 कार्ड्स, है ना। 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्पेड, स्पेड, हार्ट, स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड, है ना। ताश में मेरे ख्याल से सवाल आएगा, स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड, ठीक है। ये सारे 13 13 13 13 होते हैं ना, 13 स्पेड्स, 13 हार्ट्स, 13 क्लब्स, 13 डायमंड्स, ठीक है। और हर 13 कार्ड बेसिकली 4 एस 4 क्वींस, है ना। अब 13 कार्ड्स में से तुम्हारे पास हर में यहाँ पे भी एक, देयर आर बेसिकली 4 क्वीन, है ना। हर क्लब में एक एक होगी, ठीक है। 4 क्वीन, 4 किंग, 4 एसेस, 4 एसेस एंड 4 जैक्स, 4 एसेस, 4 जैक्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। तो ये सारे 1 1 1 1 चारों में जाते हैं, मतलब स्पेड में एक क्वीन, एक किंग, एक एस, एक जैक, ऐसे ही हार्ट में, ऐसे क्लब में, ऐसे डायमंड में, और हर एक में ये तो सब में 4 4 4 हुए, और रिमेनिंग आते हैं 2 से 10 तक के नंबर, 2 से 10 तक के नंबर चार्ट, ठीक है। तो ये डिवीजन बस तुम्हें याद रखना है। अगर तुम्हें ये डिवीजन याद रह गया तो तुम
ताश से पत्तों के सवाल तो प्रोबेबिलिटी में कोई भी हल कर सकते हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई नहीं है, बट फिर भी याद रख लो कि पी ए कंडीशन बी इज नथिंग बट पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। ठीक है, स्कैटर्ड रिवीजन है, बट तुम्हें तो मेरे को तो चीजें जो याद दिलानी मैं दिलाता जा रहा हूँ। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम पे सवाल आ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम पे सवाल आ रहे हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम की कुछ चीजें तो तुम जरूर याद कर लो। बाइनोमियल थ्योरम पे आ रहे हैं सवाल, ये ना छोड़ना, ये बिल्कुल ना छोड़ना, बाइनोमियल थ्योरम ना छोड़ना। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में मैं डायरेक्टली अपने नोट्स भी खोल लूं तो मेरे को ज्यादा फटाफट याद आएगा क्या क्या बताना है। नॉर्मल नॉर्मल चीजें नहीं बतानी मुझे। सबसे पहले तो तुम्हें बताना है मुझे यार समेशन आर एन सी आर कैसे निकालते हैं ना, ये वाला एकदम से अगर आ जाए तो तुम लोग प्लान न हो जाओ। दिस इज बेसिकली समेशन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, समेशन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये वाली चीज जरा ध्यान रखना। ठीक है, बाइनोमियल तो जब अपन एडवांस में करते हैं तो बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें फिर आती हैं। हालांकि मैंने अपने जब ये लिया है ना रिवीजन सेशन और ऐसी चीजें ली हैं, मैंने बाइनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है तुम्हें करा के रखे हैं, तो उसमें तो बिल्कुल तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि यू आर बी नॉट टोल्ड ऑन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत चीज बताया गया। ठीक है, बाइनोमियल में मल्टीनोमियल मैंने डिस्कस किया था, है ना। आई रिमेम्बर मैंने मल्टीनोमियल का सवाल भी लिया है ना, तो मल्टीनोमियल भी एक बार डिस्कस कर देंगे। मिडिल टर्म वगैरह तो मिडिल टर्म वगैरह पढ़ लेना, फिर से बोल रहा हूँ, मिडिल टर्म वगैरह एक बार पढ़ लेना, है ना। एन बाय टू प्लस वन एट टर्म, अगर एन इवन है और ऑड है तो एन प्लस वन बाय टू एंड एन माइनस एन प्लस थ्री बाय टू कर लो, एन माइनस वन बाय टू कर लो, एक ही बात। ठीक है, और मिडिल टर्म ही जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, न्यूमेरिकली, एक मिनट, मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट होती है। हाँ हाँ, अरे यार जो मेन चीज है साला वही नहीं आ रही, बाकी सब आए जा रहा है। आर इंटू एन सी आर। हाँ, अब इसको अब मान लो जैसे ऐसा जो लिखा है एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, तो ये बेसिकली तुम्हारा बन जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ऐसे ही मान लो आर स्क्वायर एन सी आर लिखा है, आर स्क्वायर एन सी आर, तो इसको तुम कैसे कर सकते हो, एन टाइम्स से याद रखना ना, एन टाइम्स एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन। समझ, तो इस टाइप से जो है चीजें बनती है। ठीक है, ये वाली चीज जो है याद रखना। अच्छा, इसमें ना एक शॉर्टकट होता है, तो वो भी मैं जरा डिस्कस करवा लेता हूँ। तो देखो, ये शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम सिंगेज ओनली। ठीक है, दिस इज फ्रॉम सिंगेज ओनली, और ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरे पर भरोसा ना हो, अरे यार ये तो इंटीग्रेशन में किया ना। सिंगेज अलजेब्रा, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 6। ठीक है, मिडिल टर्म ऑलवेज हैज अ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये भी ध्यान रखना है ना। और तो जो है जल्दी आ जाओ भाई, जो मुझे कराना है। ऊपर आइए थोड़ा सा, रिमाइंडर वाले सवाल तो आई थिंक आप लोग कर ही लेते होगे, उसमें मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत आती होगी। ये तो रेशियो पे आ गया, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स के बाद है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलते जाओ चलते जाओ। अरे मिसलेनियस सीरीज आ गई, बाइनोमियल इनसाइड, ये सब तो आई थिंक आप लोग के नोट्स में होना चाहिए ना। हालांकि ये सब मेरे ख्याल से मेंस में तो नहीं आता है,
मेंस में ये सब चीज मेंस में आ सकता है, तो ये वाला पैटर्न आ सकता है ना। In problems, we must remove any factors which is in terms of r which is multiplied by binomial coefficient. ठीक है, तो r into NCR में replace n by n plus 1 and r by r plus 1. ठीक है, तो जैसे NCR अपॉन n, अब जैसे ये लिखा है ना, जैसे मान लो ये लिखा है NCR अपॉन r plus 1 into r plus 2. ठीक है, ये करना है मुझे, तो इसको मैं बेसिकली क्या करूंगा, n plus 1, इसको मैं बेसिकली लिख दूंगा तुम्हारा n plus 1, एक मिनट, क्या करना है इसमें ध्यान रखना कि जो तुम्हारा ये है, इसे समझाऊं कैसे। देखो यहाँ पे r प्लस 1 और r प्लस 2 है, तो n प्लस 1 है मेन टर्म, उसमें प्लस 1 कर दो, c r अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2. ठीक है, ऐसे ही मान लो तीन टर्म्स है, एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3. ठीक है, इस टाइप का कुछ है, तो ये बन जाता है बेसिकली तुम्हारा n प्लस 3 सी आर अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3. इस चीज को तुम जो है थोड़ा सा बायनोमियली उससे भी निकाल सकते हो मैनिपुलेट करके. ठीक है, तो रिमेम्बर दिस थिंग. और अगर मैंने यहाँ ऐड किया तो मैंने यहाँ क्यों नहीं ऐड किया, है ना, आर में भी ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो रिमेम्बर दिस थिंग. ठीक है, ये बना n प्लस 2 सी आर प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2. तो ये चीजें याद रखना भाई, है ना, बताया जा रहा है तुम्हें तो याद रखना, तुम्हारा वो होता है. ठीक है, बाकी इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम तुम्हें याद होनी चाहिए. मल्टीनोमियल थ्योरम का सवाल आता है, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है. ठीक है, तो इसमें मान लो मुझे x की पावर है, y की पावर b, z की पावर c का कोएफिशिएंट बताना है, तो दैट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल. और कंडीशन होती है कि a प्लस b प्लस c तुम्हारा हमेशा n आएगा. तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं ना इसमें, वो बेसिकली a प्लस b प्लस c इक्वल टू n के नंबर ऑफ सोल्यूशन है. और इन जनरल अगर ऐसा कुछ है, लेट अस से h1 प्लस h2 से लेके hr की पावर n है, तो इसमें हम लोग का इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, h1 की पावर a1, h2 की पावर a2, ऐसे चलते चलते hr की पावर ar. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है कि a1 प्लस a2 से लेके ar तक दिस सम इज इक्वल टू n. और हमारे पास आता है तो इससे जो नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ होल नंबर सोल्यूशन आएंगे, वही मेरा जो है बेसिकली जो है नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आता था पहले, तो जो अब आता है या नहीं पता. ठीक है, प्रीवियस ईयर मेंस में एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट आता था नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स का. ठीक है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स. तो इसमें जैसे मान लो मैंने बोला 2 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 1/6 की सम पावर लेटर से 100. ठीक है, इसमें जितनी रैशनल टर्म्स आएगी, तो इसमें तुम्हें एक चीज देखनी है कि जो भी तुम्हारी टर्म बनेगी वो बनेगी 2 की पावर 1/3 की पावर r इंटू 5 की पावर 1/6 की पावर 100 माइनस r. तो तुम्हारा r शुड बी ऑफ द फॉर्म 3k1 एंड 100 माइनस r शुड बी ऑफ द फॉर्म 6k2. तभी जो है ये रैशनल नंबर बना पाएगा, वरना तो नहीं बना पाएगा. ठीक है, तो यहां से जो है तुम्हें थोड़ा सा नंबर थ्योरी टाइप कुछ सोचना पड़ता है ना. तो r अगर 3k1 है और 100 माइनस r शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां से तुम्हें बेसिकली क्या दिख रहा है, 100 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 का रिमाइंडर छोड़ेगा. ठीक है, तो यहां से बेसिक सॉरी 6k2 आना चाहिए ना, 6k2. तो यहां से तुम्हारे पास 100 बराबर आएगा 3k1 प्लस 6k2, है ना, विच इज, और इससे नंबर ऑफ सोल्यूशन तुम निकाल सकते हो. ठीक है, तो दिस इज योर टास्क. यहां से ये सॉल्व कर लो, k1 k2 की वैल्यूज निकालते जाओ. अच्छा, मैं एक बार बता देता हूँ, मैं आलस पर हमारी क्यों रहा हूँ.
ये डायोफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, एक सोल्यूशन निकाल लो, बाकी अपने आप निकलते जाएंगे। तो अगर मुझे K1 K2 से निकालना है, राइट, तो जैसे अभी थोड़ा सा 100 बराबर 3K1 प्लस 6K2 टाइप्स में मुझे एक्सप्रेस करना है, या इससे भी अच्छा मेथड बताता हूँ। देखो 100 माइनस आर, तो 6 बेसिकली 100 माइनस आर को डिवाइड करता है। 100 तो 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4 का। 100 से 6 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4 का। तो आर को भी 6 से डिवाइड करने में या तो 4 का रिमाइंडर दे दे, है ना, 4 का रिमाइंडर दे दे, या फिर किसका रिमाइंडर दे दे, या फिर किसका रिमाइंडर दे दे, है ना, 4 का ही रिमाइंडर दे बेसिकली जो है, तभी बात बन पाएगी। 4 का रिमाइंडर दे दे तो सारे 6, तो आर बेसिकली तुम्हारा 6K2 प्लस 2 टाइप का नंबर है, ठीक है। आर बेसिकली इज योर ऑफ द टाइप 6K2 प्लस 2, ये ध्यान रखना, ठीक है। अरे 6K2 प्लस 4, सॉरी 6K2 प्लस 4, इस टाइप का नंबर है आर। अब तुम्हें बस ये देखना कि इनमें से कितने 3 के मल्टीपल है, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। वो सारी टर्म्स जो है बेसिकली तुम्हारी रैशनल टर्म बन जाएगी। तो इसमें तुम्हें ये डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। कैसे चेक करोगे, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, वहां तुम्हें दिमाग लगाना होगा। रिमाइंडर चेक कर लेना, रिमाइंडर से चीजें बन जाती है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब क्लियर होगा। बाकी ठीक है, मुझे लगता है इससे ज्यादा और मुझे अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जिनका कल पेपर है, पढ़ा है ये सब तो ही रिवाइज करना, नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो ही मत देखना, सीधे बोल रहा हूं मैं। नहीं, मेरे को अपने व्यूज से उतनी चिंता नहीं है, नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो ही मत देखना, ठीक है। और जिनने पढ़ा है ये वीडियो बिल्कुल देखना, तो तुम्हारा एक प्रॉपर रिवीजन ऑफ थ्योरी हो जाएगा। जो जो पॉइंट्स बड़े बड़े जरूरी है, कुछ नए पॉइंट बता दिए, कुछ पुराने पॉइंट बता दिए, बाकी अपने नोट्स पढ़ लो, ठीक है। ज्यादा मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, चलो।